जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो सबसे पहले ना उस मैदाने जंग से शुरुआत करते हैं जहां एग्जामिनर का 80% फोकस होता है। मेरा मतलब है शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र के बीच का अंतर। ये बहुत जरूरी है। देखो, सरकारी ढांचे में संचार के कई स्तर होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये समझना जरूरी है कि संवाद की प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब हाँ, तो शासकीय पत्र ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक रोबोट दूसरे रोबोट से बात कर रहा हो। हाँ, ये तुलना काफी सटीक है। है ना। वहां उस रोबोट के अंदर कौन सा इंसान बैठा है, उसका नाम क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उस पद की वैल्यू है। मतलब कुर्सी कुर्सी से बात कर रही है। बिल्कुल। और इस रोबोटिक या सख्त प्रकृति का ना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कारण भी है। हम्म। सरकार में व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पद स्थायी रहता है। पद वही रहता है। राइट। अगर किसी पत्र में व्यक्तिगत भावनाएं या मैं और तुम का प्रयोग होगा, तो अधिकारी के ट्रांसफर होने पर उस पत्र की निरंतरता टूट जाएगी। अच्छा, तो इसीलिए आलेखन मैनुअल में ये सख्त निर्देश है कि शासकीय पत्र हमेशा अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन शैली में ही लिखा जाएगा। एग्जैक्टली। इसमें कोई भी अधिकारी ये नहीं लिख सकता कि मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं। इसके बजाय भाषा एकदम नपी-तुली और थोड़ी परोक्ष होती है। जैसे कि सीधे तौर पर लिखा जाता है कि मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। हाँ, यही वो लाइन है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये निर्देश हुआ है वाली भाषा क्यों? मतलब क्या ये इसलिए है क्योंकि आदेश देने वाली असली ताकत उस अधिकारी के पास नहीं, बल्कि उस कुर्सी या सरकार के पास है जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है? ये एक बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण है। वो अधिकारी केवल सरकार के एक माध्यम के रूप में काम कर रहा है। माध्यम मात्र है। और चूंकि इसमें व्यक्तिगत स्पर्श की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसका संबोधन भी पूरी तरह से रूखा और तटस्थ होता है। रूखा मतलब संबोधन में केवल महोदय या महोदया का प्रयोग होता है, राइट? कोई प्रिय या आदरणीय नहीं। बिल्कुल, कोई प्रिय नहीं। इसी तरह पत्र के अंत में स्वनिर्देश या क्लोजिंग के रूप में हमेशा सिर्फ भवदीय लिखा जाता है। ये एक ऐसा सेट फॉर्मेट है जिसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। लेकिन हर काम ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ तो नहीं हो सकता है ना। प्रशासनिक नोट्स में एक और स्थिति का बहुत जिक्र है। कौन सी स्थिति? मतलब कई बार फाइलें महीनों धूल खाती हैं या किसी दो विभागों के बीच कोई आपसी सहमति नहीं बन पाती है। ऐसी स्थिति में वो रोबोटिक पत्र तो काम नहीं आता होगा। नहीं, वहां वो काम नहीं आता। तब एक अधिकारी वो सख्त आवरण हटाकर एक इंसान के रूप में दूसरे इंसान से बात करता है। इसे ही शायद अर्धशासकीय पत्र या डीओ लेटर कहते हैं। हाँ, डेमी ऑफिशियल लेटर। इसे मैं ऐसे देखती हूँ जैसे कोई एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के कंधे पे हाथ रखकर कह रहा हो कि हाँ भाई, ये फाइल बहुत दिनों से तुम्हारे विभाग में अटकी है, जरा इसे पर्सनली देख लो। बिल्कुल सही पकड़ा। जब लाल फीताशाही के कारण काम रुकने लगे ना, या किसी अधिकारी का पर्सनल अटेंशन आकर्षित करना हो, तब डीओ लेटर का ही सहारा लिया जाता है। पर्सनल अटेंशन। इसका सबसे प्रमुख अंतर ये है कि ये पद को नहीं, बल्कि व्यक्ति को उसके नाम से भेजा जाता है। अच्छा, व्यक्ति को नाम से भेजा जाता है। तो चूंकि इसका उद्देश्य औपचारिकता को कम करना है, इसलिए इसकी भाषा भी पूरी तरह से बदल जाती होगी। एकदम बदल जाती है। अगर ये व्यक्ति को भेजा जा रहा है और औपचारिकता कम हो रही है, तो जाहिर है अन्य पुरुष का नियम यहाँ टूट जाएगा। यहाँ अधिकारी एक इंसान के रूप में बात कर रहा है, तो वो मैं का इस्तेमाल करेगा। और यहीं से प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो एमसीक्यू ट्रिक बनती है, जिसे अक्सर उम्मीदवार बस रटने की कोशिश करते हैं। ओ, रटने वाली ट्रिक। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अर्धशासकीय पत्र हमेशा उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन या मध्यम पुरुष में लिखा जाता है। इसमें अधिकारी लिखता है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, या मुझे आपसे यह अपेक्षा है। मतलब भाषा में एक आत्मीयता और एक मैत्रीपूर्ण टोन आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। और मुझे लगता है इसी मैत्रीपूर्ण टोन की वजह से संबोधन में महोदय की जगह प्रिय, श्रीमान या सीधे नाम के आगे प्रिय लगाया जाता होगा। मुझे याद है ट्रेनिंग नोट्स में एक जगह अंडरलाइन किया हुआ था कि शासकीय पत्र में प्रिय शब्द का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी प्रशासनिक भूल मानी जाती है। हाँ, वो बहुत बड़ी भूल है। और इसी तरह इसका समापन भी भवदीय से नहीं होता। तो फिर किससे होता है? जब आप किसी से व्यक्तिगत तौर पे कोई काम करने का आग्रह कर रहे हैं ना, तो अंत में आपका सद्भावी या भवननिष्ठ लिखा जाता है। अच्छा, भवननिष्ठ। हाँ, परीक्षाओं में ये एक सीधा मार्कर है।
जहां आपका सद्भावी दिखे वहां जवाब आंख मूंदकर अर्धशासकीय पत्र ही होगा। क्या बात है। तो ये तो साफ हो गया कि कौन बात कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। इससे पूरे पत्र का फॉर्मेट तय हो जाता है। बिल्कुल तय हो जाता है। अब तक हमने दो अधिकारियों के बीच की बातचीत समझी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ना हमेशा 1-to-1 बातचीत तो नहीं होती। नहीं, कई बार दायरा बड़ा होता है। हाँ, कई बार सरकार को एक ही नीति या आदेश एक साथ बहुत सारे विभागों को भेजना होता है। अगर मैं इसे आज की तकनीक से जोड़ूं तो ये बिल्कुल हमारे फोन के व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट फीचर जैसा है। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट अच्छी एनालॉजी है ना? मतलब एक मैसेज टाइप किया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट सिलेक्ट की और एक बटन दबाते वो मैसेज 100 लोगों तक एक साथ पहुंच गया। बिल्कुल। और सरकारी भाषा में इस ब्रॉडकास्ट को ही परिपत्र या सर्कुलर कहा जाता है। सर्कुलर? अच्छा। अगर आप परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें तो परिपत्र को लेकर सवाल हमेशा एक ही पैटर्न पर आता है। वो पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि प्रश्न में लिखा होता है एक आदेश, निर्देश या सूचना जो एक साथ अनेक विभागों या प्रेषितियों को भेजी जाए उसे क्या कहते हैं। तो लॉजिक बहुत सीधा है, एक ही सूचना को बार बार अलग अलग टाइप करके संसाधनों की बर्बादी करने के बजाय एक ही परिपत्र निकाल दिया जाता है। एग्जैक्टली, संसाधनों की बचत। और चूंकि ये सरकारी काम है तो इसमें महोदय और भवदीय जैसी औपचारिकताएं तो रहती ही होंगी। हाँ, वो तो रहेंगी ही। लेकिन जब हम एक से अनेक की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे दिमाग में एक और दस्तावेज आता है, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन। तो ये परिपत्र और अधिसूचना में बुनियादी फर्क क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, परिपत्र आमतौर पर आंतरिक सरकारी तंत्र के लिए होता है, लेकिन अधिसूचना का वजन बहुत भारी होता है। भारी होता है मतलब ये सिर्फ एक सूचना नहीं है, ये एक कानूनी घोषणा है। ओहो, कानूनी घोषणा। हाँ, जब सरकार को कोई नया नियम बनाना हो, किसी अधिनियम को लागू करना हो या किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति या ट्रांसफर करना हो, तब अधिसूचना जारी की जाती है। राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर, राइट? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी पहचान एक ही शब्द है, राजपत्र, जिसे अंग्रेजी में गजेट कहते हैं। अधिसूचना हमेशा राजपत्र में प्रकाशित होती है। राजपत्र यानी गजेट। मैंने देखा है ट्रेनिंग नोट्स में गजेट को लेकर काफी जोर दिया गया है। ऐसा क्यों है कि गजेट में छपे बिना अधिसूचना की कोई कानूनी मान्यता ही नहीं होती? क्योंकि ऐतिहासिक और कानूनी तौर पर ना, राजपत्र सरकार की आधिकारिक डायरी है। आधिकारिक डायरी दिलचस्प है। हाँ, अगर कोई नियम बना है तो अदालतों और आम जनता को कैसे पता चलेगा कि वो आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है? राजपत्र वो अंतिम प्रमाण है कि ये फैसला सरकार ने लिया है और आज की तारीख से ये देश या राज्य का कानून बन गया है। अच्छा, तो इसीलिए परीक्षा में राजपत्र में प्रकाशित शब्द देखते ही उत्तर अधिसूचना होना चाहिए। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक पेच है। कैसा पेच? मतलब अगर अधिसूचना इतना बड़ा आदेश है जो पूरे देश या राज्य पर लागू होता है, तो इसे भेजता कौन है? मेरा मतलब है, अगर हम इसके प्रारूप को देखें तो क्या नीचे दाईं तरफ किसी सचिव या बड़े अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर होता है? क्योंकि बिना नाम या हस्ताक्षर के तो कल को कोई भी फर्जी अधिसूचना छापकर गैजेट में डाल देगा। बिल्कुल सही सवाल है। कोई तो अथॉरिटी होगी ही। और यहाँ एक बहुत ही बारीक तकनीकी पहलू है। वो क्या? अधिसूचना किसी एक सचिव या अधिकारी की तरफ से जारी नहीं होती। ये संवैधानिक रूप से सीधे भारत के राष्ट्रपति या राज्य के मामले में राज्यपाल की ओर से जारी मानी जाती है। ओहो, राष्ट्रपति की ओर से? हाँ, अब क्योंकि ये सर्वोच्च सत्ता की ओर से है, इसलिए इसमें महोदय जैसे संबोधन का कोई काम नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी को महोदय क्यों कहेंगे? हाँ, ये बात तो समझ आ गई कि राष्ट्रपति महोदय नहीं कहेंगे। लेकिन कागज पर साइन कौन करता है? राष्ट्रपति खुद तो हर अधिसूचना पर साइन नहीं करते होंगे। बिल्कुल नहीं। और यही अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता यानी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का नियम आता है। अच्छा, तो कोई और साइन करता है? कोई सचिव या संयुक्त सचिव उस पर हस्ताक्षर जरूर करता है, लेकिन वो अपने पद की हैसियत से नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के आदेशानुसार या कृते शब्द का इस्तेमाल करके साइन करता है। कृते शब्द का इस्तेमाल करके? हाँ, वो अधिकारी वहां भवदीय नहीं लिख सकता, क्योंकि पत्र उसकी तरफ से है ही नहीं। ये एक बहुत ही शानदार प्रशासनिक बारीकी है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार, मतलब असली ताकत हमेशा सर्वोच्च पद के पास है और अधिकारी सिर्फ उस ताकत को कागज पर उतारने का एक जरिया है। बिल्कुल सही कहा। चलिए, अब तक हमने बाहर की दुनिया देख ली,
मतलब 2 मंत्रालयों के बीच की बात या फिर सरकार से पूरी जनता तक की घोषणा। लेकिन जब बात घर की हो तब क्या? घर की बात से आपका क्या मतलब है? मान लीजिए मुझे अपनी ही मंत्रालय के भीतर सामने वाले कैबिन में बैठे अपनी ही विभाग के किसी साथी को कोई सूचना देनी है, तो क्या मैं फिर भी उसे महोदय और भवदीय लिखकर इतनी भारी औपचारिकता निभाऊंगी? शायद नहीं। ये तो ऐसा होगा जैसे घर में अपने ही भाई को आदरणीय भ्राताश्री कहकर पानी मांगना। बहुत ही मजेदार उदाहरण है और प्रशासनिक तंत्र भी इस बात को भलीभांति समझता है। अच्छा, तो इसका क्या उपाय है? इसीलिए एक ही विभाग या मंत्रालय के भीतर संवाद के लिए कार्यालय ज्ञापन, जिसे ऑफिस मेमो कहते हैं, और कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर का प्रावधान है। ओके, ऑफिस मेमो और ऑफिस ऑर्डर। जब एक ही विभाग के अंदर समान स्तर के कर्मचारियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना होना, तो कार्यालय ज्ञापन का इस्तेमाल होता है। चूंकि यह ज्ञापन समान स्तर वालों के लिए है, तो इसका टोन एक FYI यानी फॉर योर इन्फॉर्मेशन की तरह होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपसी बातचीत। बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट। और अगर औपचारिकता कम है तो इसमें न तो कोई संबोधन होता होगा यानी कोई महोदय नहीं, और न ही कोई स्वनिर्देश यानी कोई भवदीय नहीं, सीधे काम की बात। एकदम सही। कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप सबसे सरल होता है, लेकिन इसी से जुड़ा दूसरा दस्तावेज है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश। इन दोनों के बीच के फर्क को लेकर ना परीक्षा में खूब सवाल उलझाए जाते हैं। हाँ, इसे डिकोड करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कैसे? देखिए, ज्ञापन महज एक सूचना है समान स्तर पर, लेकिन आदेश शब्द अपने आप में एक कमान है, और कमान हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। बिल्कुल सही लॉजिक है। इसका मतलब है कि कार्यालय आदेश हमेशा वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ कर्मचारी की ओर चलेगा, सीनियर टू जूनियर। जैसे किसी की छुट्टी मंजूर करना, किसी का केबिन बदलना या फिर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। सही पकड़ा। और चूंकि बॉस अपने जूनियर को आदेश दे रहा है, तो इसमें भी महोदय या भवदीय का प्रयोग बेतुका ही लगेगा। प्रशासनिक ढांचे का यही वो देसी लॉजिक है जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। अगर स्थिति और हायरार्की को समझ लिया जाए तो कोई भी नियम रटने की जरूरत नहीं है। तो ये तो तय हो गया कि पदानुक्रम और उद्देश्य से ही पत्र का टोन तय होता है। लेकिन जब एक अधिकारी लिफाफा खोलता है, तो क्या उस पन्ने का विजुअल लेआउट या ढांचा भी बिना पढ़े या बता देता है कि दस्तावेज किस प्रकार का है? बिल्कुल बता देता है। मैंने देखा है कि पुराने प्रश्न पत्रों में पत्रों के अंगों की सही जगह को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं। मुझे लगता है कि इस ढांचे को एक सूची की तरह रटने की बजाय ना दिमाग में एक विजुअल मैप बनाना ज्यादा कारगर होगा। हाँ, विजुअल मैप बहुत मददगार होता है। तो मान लीजिए हमारे सामने एक कोरा पन्ना है। अगर उस कोरे पन्ने पर हम एक आदर्श शासकीय पत्र का निर्माण करें, तो सबसे पहले कागज के एकदम ऊपर, मध्य में या फिर दाईं ओर पत्रांक यानी लेटर नंबर और दिनांक आएगा। पत्रांक और दिनांक? हाँ, ये फाइल की ट्रैकिंग के लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, तो पत्रांक सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद बाईं ओर हाशिया छोड़कर प्रेषक यानी जो पत्र भेज रहा है उसका पद और पता लिखा जाएगा। फिर ठीक उसके नीचे प्रेषिती यानी जिसे पत्र भेजा जा रहा है सेवा में लिखकर उसका विवरण आएगा। इसके बाद संबोधन से ठीक पहले विषय लिखा जाता है, ताकि फाइल खोलने वाला अधिकारी ना एक लाइन में समझ जाए कि मुद्दा क्या है। अच्छा, विषय पहले आता है? हाँ, फिर संबोधन यानी महोदय, उसके बाद पत्र का मुख्य कलेवर और अंत में नीचे दाईं ओर स्वनिर्देश यानी भवदीय के साथ हस्ताक्षर। और अगर पत्र के साथ कोई पुरानी रिपोर्ट या कोई बिल जोड़ना है तो सबसे नीचे बाईं ओर संलग्नक लिखकर उनकी गिनती लिख दी जाती है। बिल्कुल सही। ये तो एक पूरा नक्शा तैयार हो गया जी। लेकिन इस नक्शे में एक चीज और आती है जो काफी कंफ्यूज करती है, पृष्ठांकन यानी इंडोर्समेंट। हाँ, पृष्ठांकन पर बहुत सवाल आते हैं। अगर मैं इसे कॉर्पोरेट ईमेल की दुनिया से जोड़ूं तो क्या ये सीसी करने जैसा है, कार्बन कॉपी, जैसे हम ऑफिस की राजनीति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए या किसी दूसरे विभाग को लूप में रखने के लिए बॉस को ईमेल में सीसी कर देते हैं? ये तुलना काफी हद तक सही है। जब किसी पत्र की मूल कॉपी किसी एक व्यक्ति को भेजी जा रही हो, लेकिन उस फैसले का असर किसी तीसरे विभाग पर भी पड़ रहा हो, तो उस तीसरे विभाग को सीसी कर दिया जाता है। हाँ, उस तीसरे विभाग को जानकारी के लिए या आवश्यक कार्रवाई के लिए उस पत्र की एक कॉपी भेजी जाती है। सरकारी कामकाज में इसे ही पृष्ठांकन कहते हैं। और ये परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है।
मैंने कई प्रश्न पत्रों में एक लाइन बार बार देखी है कि प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। हाँ, ये लाइन बहुत आम है। ये लाइन हमेशा पृष्ठांकन को ही दर्शाती है। और विजुअल लेआउट की बात करें तो ये पन्ने पे एकदम अंत में संलग्नक के भी नीचे बाईं ओर लिखी जाती है। बिल्कुल सही। और एक और स्थिति जिस पर अक्सर सवाल बनते हैं वो है अनुस्मारक यानी रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर। मान लीजिए पत्र भेज दिया गया है, लेकिन सामने वाले विभाग ने कोई जवाब ही नहीं दिया, तय सीमा निकल गई। तो ऐसे में जो रिमाइंडर या स्मरण पत्र भेजा जाएगा उसका ढांचा क्या होगा? क्या लाल रंग के कागज पर बड़े अक्षरों में अति आवश्यक लिखकर भेजा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम लॉजिक का इस्तेमाल करें तो अनुस्मारक का अपना कोई अलग प्रारूप नहीं होना चाहिए। वो बस पहले वाले पत्र की एक प्रशासनिक परछाई होता है। एग्जैक्टली, प्रशासनिक परछाई। मतलब अगर पहला पत्र शासकीय था तो अनुस्मारक भी शासकीय फॉर्मेट में ही जाएगा। इस तर्क में कोई खामी नहीं है। अनुस्मारक हमेशा मूल पत्र के ही प्रारूप को अपनाता है, लेकिन सामने वाले अधिकारी को कैसे याद आएगा कि बात किस बारे में हो रही है? हाँ, ये तो है। इसके लिए ना अनुस्मारक में एक नियम बहुत सख्त है, पूर्व पत्र का संदर्भ यानी रेफरेंस। ओहो, रेफरेंस देना जरूरी है। आपको स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि फलां तारीख को भेजे गए पत्रांक अमुख के संदर्भ में ये याद दिलाया जा रहा है, संदर्भ के बिना अनुस्मारक तकनीकी रूप से अमान्य है। ये भी बहुत तार्किक है। अब इस चर्चा को हम सरकारी संचार के दो एकदम विपरीत छोरों की ओर ले चलते हैं। विपरीत छोर? हाँ, एक वो संचार जो सबसे बाहरी है, जो सीधे जनता के लिए है, प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस रिलीज, और दूसरा वो संचार जो सबसे आंतरिक और गुप्त है, टिप्पणी या नोटिंग। बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। पहले प्रेस विज्ञप्ति की बात करते हैं। जब सरकार को अपनी कोई नई योजना या फैसला सीधे आम जनता के दरबार में रखना हो तो वो अखबारों का सहारा लेती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी और प्रशासनिक पेंच है। कैसा पेंच? जब सरकार प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है तो वो केवल एक सुझाव या खबर नहीं होती, वो सरकार का आधिकारिक पक्ष होता है। इसीलिए समाचार पत्र के संपादक के लिए एक बहुत सख्त निर्देश होता है। हाँ, मैनुअल्स में ये साफ लिखा है कि संपादक दी गई सूचना को बिना किसी काट छांट के ज्यों का त्यों छापेगा, एज इट इज। हाँ, एज इट इज। मतलब वो अपनी मर्जी से वाक्यों को बदल नहीं सकता, कोई नया अर्थ नहीं निकाल सकता। सरकार जो कह रही है वो बिना किसी फिल्टर के जनता तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। और अब अगर हम उस दूसरे छोर पे आएं, जैसे आपने टिप्पणी या नोटिंग कहा, तो ये पूरी नौकरशाही का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। फाउंडेशन कोर्स के नोट्स में ना टिप्पण को लेकर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, रैंक डिसाइडर। हाँ, ये बहुत ही सटीक शब्द है। मुझे शुरुआत में ये समझ नहीं आया कि एक साधारण सी टिप्पणी परीक्षा में किसी उम्मीदवार की रैंक कैसे तय कर सकती है। मतलब एक क्लर्क या अधिकारी फाइल पर कुछ लाइनें ही तो लिख रहा है, लेकिन फिर जब मैंने इसके काम करने के तरीके को गहराई से देखा ना, तो इसका क्यों समझ में आने लगा। इसे ना एक वास्तविक परिदृश्य से समझते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी बड़े शहर में एक मल्टी करोड़ का फ्लाईओवर बनाने का टेंडर पास होना है। ये फाइल जब शुरू होती है तो सबसे नीचे बैठा क्लर्क केवल उस फाइल का इतिहास लिखता है कि टेंडर कब निकला और कितनी बोलियां आई। ठीक है, इतिहास लिख दिया। फिर फाइल ऊपर सेक्शन ऑफिसर के पास जाती है जो उस पर नियमों की स्थिति यानी रूल पोजीशन लिखता है कि वित्तीय नियमावली क्या कहती है। और फिर वो फाइल उप सचिव और संयुक्त सचिव तक पहुंचती है। हर अधिकारी उस पर अपना विश्लेषण और अपनी राय दर्ज करता है। एकदम सही। मतलब उस फाइल का पूरा सफर, हर अड़चन और हर अधिकारी के दिमाग की सोच उस टिप्पणी में दर्ज हो रही है। यही कारण है कि ये रैंक डिसाइडर है। ये जांचता है कि आप किसी उलझे हुए प्रशासनिक मामले को नियमों के दायरे में रहकर कितनी समझदारी से सुलझा सकते हैं। समझदारी तो जरूरी है। और यहाँ एक और सबसे जरूरी नियम लागू होता है, क्योंकि ये एक आधिकारिक रिकॉर्ड बन रहा है जिसे कल को कोई जांच एजेंसी या कोर्ट भी देख सकती है। इसलिए टिप्पणी भी हमेशा अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। मतलब कोई अधिकारी ये नहीं लिख सकता कि आहा, मुझे लगता है कि टेंडर कंपनी ए को मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं लिख सकता। वो लिखेगा, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये सुझाव दिया जाता है कि, या फिर फाइल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। व्यक्तिगत राय को भी पूरी तरह से एक निष्पक्ष, निर्लिप्त और प्रशासनिक भाषा में ढालना होता है। ये निष्पक्षता ही तो नौकरशाही का सबसे बड़ा हथियार है। जब मामला व्यक्ति का ना होकर नियमों का हो जाता है ना, तो विवाद की गुंजाइश कम हो जाती है। तो अगर हम
इन मैनुअल्स और नोट्स से निकली आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो एक बात तो शीशे की तरह साफ है। वो क्या? पत्राचार के ये नियम रटने के लिए नहीं है। ये पूरा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि कौन किससे बात कर रहा है और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। एकदम सही सार निकाला आपने। मतलब कुर्सी की कुर्सी से बात है तो शासकीय पत्र थर्ड पर्सन में, इंसान की इंसान से बात है तो अर्धशासकीय पत्र फर्स्ट पर्सन में, समान स्तर पर सिर्फ सूचना देनी है तो कार्यालय ज्ञापन, और जूनियर को आदेश देना है तो कार्यालय आदेश, और एक साथ सबको बताना है तो परिपत्र, और कानूनी जामा पहनाना है तो राजपत्र में छपने वाली अधिसूचना। हाँ, हर दस्तावेज की अपनी एक अलग आत्मा है। इस प्रशासनिक मनोविज्ञान को समझने के बाद ना प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले MCQs महज याददाश्त का टेस्ट नहीं रह जाते, बल्कि वे उम्मीदवार की प्रशासनिक समझ का आईना बन जाते। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की इस चर्चा ने वाकई उस धूल भरी सरकारी फाइल को ना एक बेहद दिलचस्प पहेली में बदल दिया है। लेकिन इन सारे प्रशासनिक ढांचों को देखकर मेरे मन में एक सवाल अटका हुआ है। कैसा सवाल? कहा जाता है कि टिप्पण में अन्य पुरुष का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे और फैसले नियमों के आधार पर हों। हाँ, यही तो नियम है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अन्य पुरुष की सख्त भाषा सिर्फ एक भाषिक पर्दा है, एक लिंग्विस्टिक शील्ड? लिंग्विस्टिक शील्ड, ये दिलचस्प नजरिया है ना? एक ऐसा अभेद्य पर्दा जिसके पीछे छिपकर अधिकारी बहुत ही चतुराई से अपने खुद के व्यक्तिगत एजेंडे और पसंद नापसंद को नियमों का नाम दे देते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब आप लिख रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर ये सुझाव दिया जाता है, लेकिन असल में तो वो पूरी तरह से आप ही की निजी राय है। हाँ, ये हो सकता है। शायद ये भारी भरकम नियम ना निष्पक्षता सुनिश्चित करने से ज्यादा खुद को सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन औजार है। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब शायद हमें किसी सरकारी मैनुअल या परीक्षा की कुंजी में ना मिले, लेकिन भविष्य में उस कुर्सी पर बैठने वाले हर छात्र को इस पर जरूर सोचना चाहिए।